बच्चों, स्वागत है आप सबका रिजल्ट जस्ट एड के इस सीरीज़ में। इसमें हम अपनी चर्चा अपवर्तन पर कर रहे थे और बच्चों हमने देख लिया था कि कैसे अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हमें प्रकाश का अपवर्तन होते हुए दिख रहा था और ये कैसे होता है, ये कौन सी घटना है, बेसिकली हमने इसके बारे में समझ ली थी। तो आज हम देखेंगे कि आपके एनसीईआरटी में जो एक टॉपिक है, एज अ टॉपिक कह लें, कि आयताकार कांच के स्लैब से अपवर्तन जो होता है वो किस प्रकार होता है। तो ये एक ऐसी घटना है जो हमें देखना बहुत ज़रूरी है और इससे रिलेटेड डायग्राम के आने की पूरी संभावना है आपकी परीक्षाओं में। और वहीं हम एक बहुत ही रोचक टर्म पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और अभी ही बता दूं कि कल आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है जब हम अपवर्तनांक पर चर्चा करेंगे। आपको भौतिकी में एक ऐसा हथियार मिल जाएगा बच्चों, जिससे आप किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल चुटकियों में निकाल सकते हैं, बशर्ते वो माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। आज की जो चर्चा है वो बहुत ही रोचक होने वाली है, क्योंकि इसमें एक क्रियाकलाप जो है इन्वॉल्व है, जो आपको करके देखना होगा। आपकी एनसीईआरटी के पुस्तक में ये गिवन है। तो चलिए देखते हैं कि बच्चों, जब आप प्रकाश की आपतित किरण को ना, ये रहा आपतित किरण, इसको यदि आप किसी आयताकार स्लैब से गुजारें, इसे आप किसी कांच के आयताकार स्लैब से गुजारें, ये हमारा कांच का आयताकार स्लैब है, यानी टोटल कह लें तो कांच की एक मोटी सी ग्लास है और हमने इधर इसको रखा है और इधर हमने एक लेजर बीम को, प्रकाश के एक लेजर बीम को, सुई की तरह की लाइट को हमने गुजार दिया है। तो बच्चों होगा क्या कि ये देखिए, यहाँ पे होगा हमारा अभिलंब, यहाँ पे हमारा अभिलंब होगा, जिसको हम फिलहाल mn नाम दे देते हैं। फिलहाल के लिए इसको हम n नाम दे देते हैं। तो बच्चों अब आप मुझे बताइए कि ये हमारा सघन माध्यम है, बिल्कुल ये हवा है और ये कांच है, ये सघन माध्यम है और ये, माफ़ कीजिएगा, ये हमारा विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो बच्चों जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश एंटर करेगी तो क्या हो जाएगा, किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। बिल्कुल सही बात। तो किरण को अभिलंब की ओर मुड़ना पड़ेगा कुछ इस तरह से, और ये किरण यहाँ आएगी। ये आप लोग को दिख रहा है। देखिए बच्चों, जबकि किरण को जाना चाहिए था इस पथ पर, ये भी आप देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ हमारा सघन माध्यम है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ये हमारा सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम, और हमारा ये भी विरल माध्यम। तो आप इस बात को जान रहे हैं। तो बच्चों एक बात बताइए, हमारा यहाँ के लिए ये किरण भी तो आपतित किरण हो जाएगी पुनः, और ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो हम अगर अभिलंब ये बनाएं तो ये हम कह सकते हैं कि अभिलंब से दूर चली जाएगी। बिल्कुल कह सकते हैं, जिस प्रकार हमने यहाँ पे कहा है उसी प्रकार हम यहाँ भी कह सकते हैं। तो ये लीजिए, हमने इसे अभिलंब से दूर भेज दिया। कुछ ज़्यादा ही ज्यादती कर लिए हमने, इतना भी भेजना सही नहीं है। चलिए कुछ थोड़ा सही कर, तो ये हमने इसे बाहर निकाल दिया।
बच्चों ये आपको दिख रहा है, जबकि इसका जो पथ होना चाहिए था वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था, लेकिन हमने इधर भेजा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो चलिए, हाँ, तो बेसिकली हम जो इसमें समझाना चाह रहे थे आपको, जो पॉइंट हम समझाना चाह रहे थे जिसके कारण हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया था, वो है ये पॉइंट। ब्लू से बना लें। वो हम समझाना चाह रहे थे आपको ये पॉइंट। ये क्या है ज़रा आप मुझे बताएंगे? बच्चों ये इसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए था, ये जो इसका पथ है, वास्तविक पथ ये होना चाहिए था, किंतु हमने देखा कि इसका पथ ये हो रहा है। अंततः हम क्या देख रहे हैं कि ये किरण इधर से आ रही है और जा रही है इधर से, यानी कि हम अगर अच्छे से देखें इस चीज़ को तो हमें ये किरण कुछ इधर से आते हुए प्रतीत होगी ना, ये लगती है कि इधर से आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि इसके वास्तविक पथ में इतनी दूरी हो गई है। बात समझ में आ रही है? यही तो है विज्ञान। विज्ञान है ना। हम क्या कहते थे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, फिर हम क्या कह रहे हैं, और ये देखिए हम साफ आपको दिखाना चाह रहे हैं किस तरह से हमने भ्रमित कर दिया, भ्रम कर पैदा कर दिया, और कई बार ये हमारे आंखों का धोखा हो जाता है। और ये हमारा होता है, बच्चों सावधान रहिएगा, इससे पहले हमने देखा था पार्श्विक परिवर्तन और यहाँ पे है पार्श्विक विस्थापन। तो आपको इस दोनों टर्म में स्पेशली कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? तो आप इन दोनों को गौर से देखेंगे। ये पार्श्विक विस्थापन है जो हमारे पथ से विचलन हो गया है, जो दूरियां पैदा हो गई है, यही तो हमारा विस्थापन है ना, यही है। अब इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे, आइए देखते हैं। तो बच्चों पार्श्विक विस्थापन अर्थात अगर अंग्रेजी में बोलें तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो हम इसके संदर्भ में क्या कह सकते हैं? तो हमने देखा कि आपतित किरण जो हमारी आ रही थी और जो हमारी निर्गत किरण थी जो आयताकार कांच स्लैब से बाहर निकल चुकी थी, तो हमने इन दोनों में देखा कि एक दूरी हो जाती है, एक विस्थापन हो जाता है, और उसी की लंबाई को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो पूरी तरह से बोलें और भाषा में ढाल के बोलें सलीके से, तो हम कह सकते हैं कि निर्गत किरण और आपतित किरण, या आपतित रेखा भी आप कह सकते हैं, किरण कहना सही रहेगा, आपतित किरण के बीच में जो लांबिक दूरी होती है, लंबी दूरी जो होती है, लांबिक दूरी होती है, क्योंकि ये लंब होता है ना, हमने देखा था ये लंब होता है, और ये जो लांबिक दूरी होती है, और इसी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। तो ये इसकी मानक परिभाषा है। तो आइए देखते हैं। कांच के स्लैब से निकलने वाली निर्गत किरण इमर्जेंट रे तथा आपतित किरण, या फिर कह सकते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे के मूल पथ के बीच लांबिक दूरी को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही पार्श्विक विस्थापन या पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो हमने देखा कि इसकी क्या मूल परिभाषाएं हैं। अब देखेंगे कि आखिर ये पार्श्विक विस्थापन किन किन कारणों पर निर्भर करता है, क्या ये स्वतंत्र है या किसी अन्य कारणों पर निर्भर करता है। आइए इसकी पड़ताल करते हैं। बच्चों कुछ ऐसे कारक हैं जिन पे ये पार्श्विक विस्थापन जो है ये निर्भर करता है। तो आइए इनकी चर्चा करते हैं। वे कारक जिन पर पार्श्विक विस्थापन निर्भर करते हैं, फैक्टर ऑन विच लेटरल शिफ्ट डिपेंड्स, और आप ये भी कह सकते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कीजिए। पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब की मोटाई का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात आप जितना मोटा कांच स्लैब लेंगे ना बच्चों, तो उतना ही ज़्यादा आपको पार्श्विक विस्थापन मिलेगा, ठीक है? तो अगला पॉइंट पे चलते हैं। पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात आप आपतन कोण को जितना बढ़ाकर लेंगे, जैसे हम ये रहा हमारा तल और ये अभिलंब, तो हम यदि आपतन कोण को इतना बढ़ा लें तो हमारा पार्श्विक विस्थापन ज़्यादा आएगा, यदि इतना कम ही रखें तो हमारा कम आएगा। ये साधारण सी बात है, आप समझ गए होंगे। तो पार्श्विक विस्थापन कांच स्लैब के अपवर्तनांक का सीधा समानुपाती होता है, यानी कि कांच स्लैब का जितना ज़्यादा अपवर्तनांक, अभी हम अपवर्तनांक समझाएंगे आपको, हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। तो अपवर्तनांक का डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ये पॉइंट आपको वहीं समझ में आ जाएगा।
फिलहाल के लिए आप इसे छोड़िए, इस पे आ जाइए। पार्श्विक विस्थापन तरंग दैर्ध्य के यानी कि आपतित किरण के तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात जितना ज्यादा तरंग दैर्ध्य पार्श्विक विस्थापन उतना ही कम। समझ गए? जैसे लाल रंग का तरंग दैर्ध्य आपने पढ़ा होगा सबसे अधिक होता है, वहीं बैंगनी रंग का सबसे कम। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य को अंग्रेजी में कहते हैं वेवलेंथ, तो ये लाल रंग में हमारा पार्श्विक विस्थापन कम आएगा, वहीं बैंगनी ले लें तो ज़्यादा आ जाएगा। बिल्कुल ये ऐसी ही बात है। तो बच्चों ये कारक हैं कुछ, इसे आप नोट करेंगे। और हम आपको बता दे रहे हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव तो आपने पढ़ लिया था, जो हमने पढ़ाया था कि पेंसिल का टेढ़ा हो जाना, मछुआरे को मछली देखने में भ्रम हो जाना, तो लगभग हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब हम अपवर्तनांक डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर आप ही बोर हो जाओगे। तो फिलहाल के लिए उसी जोश और उमंग के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें। आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।